दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की इन दिनों एक ही सियासी हसरत है कि वे किसी तरह जनता दल यूनाइटेड में वापस लौट आएं। इसी सिलसिले में शनिवार की सुबह एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, जब आरसीपी सिंह अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक दुआ सलाम तक सीमित थी या फिर घर वापसी की बात थोड़ी आगे बढ़ी है। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान माहौल सामान्य नहीं रहा और नीतीश कुमार के सामने ही नेताओं के बीच बहसा बहसी और डांट फटकार तक की नौबत आ गई। पटना, बिहार में बीबीजी रामजी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार में मनरेगा के अंतर्गत दैनिक मजदूरी दर 245 रुपये निर्धारित है। राज्य सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलों को लगभग 990 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये योजना प्रत्येक पात्र परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। श्रमिक अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जॉब कार्ड के माध्यम से कार्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। राम मंदिर एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला कथित चंदा चोरी से जुड़ा है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और कई सवाल उठा रहा है। इसी बीच रोहिणी आचार्य ने भी इस मामले पर बड़ा सवाल उठाया है। शुक्रवार 26 जून 2026 को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर एफआईआर और जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। रोहिणी आचार्य ने कहा कि एफआईआर में छोटे नामों की भरमार है, लेकिन बड़े नामों को बाहर रखा गया है। उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों पर मंदिर प्रबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उनके नाम एफआईआर में क्यों नहीं हैं। उन्होंने खास तौर पर चंपत राय और अन्य ट्रस्टियों का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या उन्हें जानबूझकर बचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक टीम को मजबूत कर लिया है। पार्टी ने 64 पदाधिकारियों की नई टीम घोषित की है, जिसमें 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री शामिल हैं। इस सूची में 46 नए चेहरों को शामिल कर सामाजिक और जातीय संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। बिहार से आने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भूमिका इस पूरे फेरबदल में निर्णायक मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यूपी के बाद अब बिहार संगठन में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं, जहां अनुभवी नेताओं को केंद्रीय कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। सरकार बेघर और जर्जर घरों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण हेतु मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 की आर्थिक सहायता सीधे प्रदान की जा रही है। अनेक राज्य सरकारों ने इस योजना में अपनी ओर से भी अनुदान जोड़ा है, जिससे कुल सहायता राशि 2,20,000 तक पहुंच गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े परिवारों को सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है, ताकि कोई भी परिवार सिर पर पक्की छत से वंचित न रहे। बिहार में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 जुलाई 2026 से राज्य में रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। अब आवेदन से लेकर डीड मिलने तक का सफर पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। इस नई व्यवस्था के तहत आवेदक घर बैठे स्लॉट बुक कर सकेंगे और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। इससे न केवल कार्य में पारदर्शिता आएगी, बल्कि रजिस्ट्री में लगने वाले समय में भी भारी कमी आएगी। सरकार के इस कदम से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और भूमि संबंधी विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है। बिहार की जीविका दीदियां अब सिर्फ रसोई, सिलाई, पशुपालन, नर्सरी और कुटीर उद्योग तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अपनी मेहनत, हुनर और हौसले के दम पर उद्योग जगत में भी नई मिसाल कायम कर रही हैं। किशनगंज के पोठिया प्रखंड में महिलाओं द्वारा संचालित चाय पत्ती प्रोसेसिंग और पैकेजिंग फैक्ट्री आत्मनिर्भर बिहार की एक शानदार तस्वीर पेश कर रही है। यहां दीदियों ने न केवल रोजगार के नए दरवाजे खोले हैं, बल्कि स्थानीय किसानों की आमदनी बढ़ाने का भी मजबूत जरिया तैयार किया है। महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बैनर तले पोठिया प्रखंड में संचालित टी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इकाई में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 45 महिलाएं किसानों से खरीदी गई ताजी चाय पत्तियों को प्रोसेस कर उच्च गुणवत्ता वाली चाय पत्ती तैयार कर रही हैं।
पटना। बिहार सरकार राज्य के भूमिहीन गरीब परिवारों को पक्का घर मुहैया कराने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। इस योजना के तहत उन परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके पास घर बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं है। सरकार ऐसे परिवारों को जमीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर उनका आवंटन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ समन्वय करते हुए इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब बेघर न रहे। संबंधित जिलाधिकारी कार्यालयों में इस हेतु आवेदन प्रक्रिया निरंतर जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आत्मीय मुलाकात का दावा किया है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। सिंह द्वारा साझा की गई मुलाकात की तस्वीरों पर जदयू ने कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया और तस्वीरों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह के राजनीतिक और संगठनात्मक रिकॉर्ड को लेकर भी उन पर तीखा हमला बोला है। जदयू का स्पष्ट कहना है कि इस मुलाकात का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है और इसे केवल ध्यान भटकाने की कोशिश बताया गया है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को बड़ी राहत देने जा रही है। योजना के अगले चरण में जुलाई महीने से पात्र महिलाओं के बैंक खातों में दूसरी किस्त के रूप में 20-20 हजार रुपए की राशि जारी की जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। ये लाभ उन जीविका दीदियों को मिलेगा जिन्होंने पहली किस्त की सहायता से अपना स्वरोजगार शुरू किया है। इसके अतिरिक्त जो महिलाएं किन्हीं कारणों से पहली किस्त नहीं प्राप्त कर सकी थीं, उन्हें भी 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। राज्य सरकार का यह कदम ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके छोटे व्यवसायों को विस्तार देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। पटना। बिहार सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 18 से 28 वर्ष के युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान 4,000 रुपए से 6,000 रुपए तक का मासिक भत्ता दिया जाएगा। 12वीं पास 4,000 रुपए प्रतिमाह, ITI डिप्लोमा धारक 5,000 रुपए प्रतिमाह, स्नातकोत्तर 6,000 रुपए प्रतिमाह। योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना है। इंटर्नशिप के लिए गृह जिले से बाहर जाने पर 2,000 रुपए और राज्य से बाहर जाने पर 5,000 रुपया तक की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। लखीसराय पटना। बिहार तेजी से हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी की ओर कदम बढ़ा रहा है। दक्षिण बिहार अब राज्य में सौर ऊर्जा के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसी कड़ी में लखीसराय जिले के कजरा में 185 मेगावाट क्षमता का राज्य का अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ ही राज्य भर में कुल 367.1 मेगावाट क्षमता वाली विभिन्न सोलर इकाइयों पर युद्धस्तर पर काम जारी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल बिजली संकट दूर होगा, बल्कि राज्य की निर्भरता जीवाश्म ईंधन पर कम होगी। यह पहल बिहार को पर्यावरण अनुकूल और आत्मनिर्भर ऊर्जा क्षेत्र की दिशा में एक बड़ी सफलता दिलाएगी। बिहार सरकार राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से सरकार नए स्टार्टअप और स्वरोजगार शुरू करने वाले युवाओं को 10 लाख रुपए तक की परियोजना पर विशेष आर्थिक सहायता कर रही है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा अनुदान के रूप में मिलता है। वहीं जो शिक्षित युवा अभी भी रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रतिमाह 1,000 रुपए का भत्ता दिया जा रहा है। ये पहल न केवल बेरोजगारी कम करने में सहायक है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर राज्य के आर्थिक विकास को भी नई गति दे रही है। गयाजी शहर के GB रोड जिला स्कूल के पूर्वी गेट के पास स्थित कोटक महिंद्रा बैंक से गलत दस्तावेज के आधार पर कई लोगों से वाहन लोन लेकर 3 करोड़ 80 लाख रुपए का चूना लगाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर कोटक महिंद्रा बैंक के सहायक प्रबंधक कुमार दीपेश ने सिविल लाइंस थाने में कोटक महिंद्रा बैंक में पोस्टेड 2 अधिकारियों के साथ गयाजी शहर और आसपास के इलाके के रहने वाले 25 और पटना के एक व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। नवादा पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। ये वीडियो 26 जून 2026 को प्रसारित हुआ था, जिसमें कौवाकोल और वारिसलीगंज थाना परिसर में ताजिया जुलूस के दौरान कुछ व्यक्तियों को लाठी डंडों के साथ प्रदर्शन करते दिखाया गया था। स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा वीडियो और संबंधित तथ्यों की गहन जांच की गई। जांच में पाया गया कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे भ्रामक, तथ्यहीन और संदर्भ से हटकर प्रस्तुत किए गए हैं।
मोतिहारी में न्यूज 4 नेशन की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। जिले के पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरकौलिया के थाना प्रभारी संपत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस महकमे की इस बड़ी कार्रवाई से पूरे जिले के प्रशासनिक और पुलिस खेमे में हड़कंप मच गया है। यह पूरी कार्रवाई ड्रग्स मामले से जुड़ी एक बड़ी राशि की बरामदगी से संबंधित है। गायजी घूमने आए मध्य प्रदेश के 2 युवकों के साथ शादी का झांसा देकर कथित तौर पर 1.70 लाख रुपये, मोबाइल फोन और कोर्ट मैरिज से जुड़े दस्तावेज लूट लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर विष्णुपद थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ने शादी के नाम पर ठगी और सुनियोजित अपराध की आशंका को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस को दिए आवेदन में मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जन्नोद गांव निवासी रामचंद्र ने बताया कि लगभग 2 वर्ष पहले उनकी पहचान गया निवासी शिबू नामक व्यक्ति से मंदसौर में हुई थी। 23 जून को वह अपने एक साथी के साथ गया पहुंचे, जहां शिबू ने उनकी शादी कराने का भरोसा दिलाते हुए एक युवती और उसके परिजनों से मुलाकात कराई। पटना ग्रामीण प्रतिभाओं को नई उड़ान देने और युवाओं में खेल, शिक्षा, अनुशासन तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से छूलो आसमान फाउंडेशन द्वारा विक्रम स्थित पार्वती हाई स्कूल के खेल मैदान में भव्य दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आसपास के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कड़े मुकाबले के बीच सोनू कुमार ने प्रथम, बैजू कुमार ने द्वितीय तथा सोनू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को डिजिटल रिस्ट वॉच, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं अन्य प्रतिभागियों को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और खेल भावना के लिए सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। बिहार की सियासत में पुराने रिश्तों की वापसी जितनी तेजी से सुर्खियां बटोरती है, उतनी ही शिद्दत से सियासी तंज और तल्ख बयानबाजी भी सामने आती है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की हालिया मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए उनके पुराने बयानों और राजनीतिक सफर को निशाने पर लिया। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि भटकने के बाद आखिरकार आरसीपी सिंह को फिर वही दर नजर आया जहां से उनकी सियासी पहचान बनी थी। इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। बिहार गंगा पाट प्रोजेक्ट। भद्रघाट से लेकर दीदारगंज तक गंगा किनारे बन रही 4 लेन सड़क अब पटना सिटी के लोगों के लिए विकास की नई राह मानी जा रही है। जेपी गंगा पथ के समानांतर यह सड़क न सिर्फ यातायात का दबाव कम करेगी, बल्कि अशोक राजपथ के भीषण जाम से भी बड़ी राहत देने का दावा किया जा रहा है। इससे ईंधन की बचत, समय की बचत और प्रदूषण में कमी जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस विकास परियोजना के बीच पर्यावरण को लेकर गंभीर चिंता भी सामने आई है। सड़क निर्माण के लिए गंगा किनारे लगे 2 दर्जन से अधिक हरे भरे पेड़ों की कटाई की गई है। भद्रघाट, महावीर घाट, चित्रगुप्त मंदिर परिसर, खाजे कलां और महाराज घाट जैसे इलाकों में पीपल और बरगद जैसे विशाल वृक्षों को भी काटा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दृश्य मन को व्यथित करने वाला है, क्योंकि सदियों पुराने पेड़ एक एक कर खत्म होते जा रहे हैं। बिहार में जमीन की नापी मापी कराने वालों को अब पहले से अधिक शुल्क चुकाना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की मापी के लिए नई शुल्क दरें लागू कर दी हैं। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग शुल्क तय किए गए हैं। नई व्यवस्था में कई मामलों में शुल्क पहले के मुकाबले लगभग दोगुना हो गया है। नई दरों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रैयती भूमि की सामान्य नापी के लिए प्रति खेसरा 1000 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि अधिकतम शुल्क 4000 रुपये निर्धारित किया गया है। पहले सामान्य नापी के लिए अधिकतम 1000 रुपये ही शुल्क लिया जाता था। वहीं तत्काल नापी की सुविधा के लिए प्रति खेसरा 2000 रुपये और अधिकतम 8000 रुपये शुल्क देना होगा। शहरी क्षेत्रों यानी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में सामान्य नापी के लिए प्रति खेसरा 2000 रुपये तथा अधिकतम 8000 रुपये शुल्क तय किया गया है। वहीं तत्काल नापी के लिए प्रति खेसरा 4000 रुपये और अधिकतम 18000 रुपये तक शुल्क देना होगा। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक पुलिस पदाधिकारी घायल हो गए। ये घटना 26-27 जून 2026 की रात चुनौती कुआं के पास हुई, जहां पारंपरिक लाठी खेल का प्रदर्शन किया जा रहा था। इस पूरे मामले की जानकारी फुलवारी शरीफ 1 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO
एक सुशील कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार लाठी खेल के दौरान एक लाठी गलती से ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस पदाधिकारी के गाल पर लग गई, जिससे वे आंशिक रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घायल अधिकारी को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज कराया गया। उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास में हुई कथित चोरी के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस केस के गवाह और तेज प्रताप के ड्राइवर अनिल कुमार के परिवार ने धमकी मिलने का आरोप लगाया है। इस संबंध में गर्दनीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अनिल कुमार की पत्नी रंजू देवी ने बताया कि घटना के समय उनके पति तेज प्रताप यादव के यहां गए हुए थे और वह घर पर अकेली थीं। इसी दौरान रात में चोरी के आरोपित मोतीलाल राय की पत्नी प्रीति भारती, उनकी साली कोमल और ससुर भूषण राय उनके घर पहुंचे। रंजू देवी ने बताया कि वो इन लोगों को जानती थीं, इसलिए उन्होंने उन्हें घर के अंदर बैठने के लिए कहा। भारत तिवारी केस। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव की चर्चित घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर पूर्वी चंपारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वीडियो में कथित तौर पर बदला लेने जैसी बातें सामने आने के बाद मोतिहारी जिला बल में तैनात सिपाही आशीष कुमार तिवारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। पूर्वी चंपारण के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सिपाही आशीष कुमार तिवारी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा की थी। इसे बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 का गंभीर उल्लंघन माना गया है। बिहार की मिट्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। किसान परिवार में जन्मे सत्यम कुमार ने अपनी असाधारण प्रतिभा और मेहनत के दम पर वह मुकाम हासिल किया, जिसकी कल्पना भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। महज 12 वर्ष की उम्र में ITETTEE जैस की सबसे कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर उन्होंने इतिहास रच दिया। आज वह अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कर रहे हैं। बिहार की सियासत में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह तस्वीर सामने आ गई, जिसका राजनीतिक गलियारों में काफी समय से इंतजार था। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद RCP सिंह की जनता दल यूनाइटेड में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के अनुसार नीतीश RCP की अकेले में 20 मिनट से अधिक समय तक बातचीत हुई है। बिहार में एक बार फिर बड़ा ट्रेन हादसा होने से बच गया है। गयाजी से राजगीर जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस शनिवार अहले एक बड़े रेल हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में रखी गई लोहे की प्लेट को समय रहते देख लेने के बाद ट्रेन चालक और गार्ड की सूझबूझ ने सैकड़ों यात्रियों की जान बचा ली। उनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। बिहार जेल ट्रांसफर। बिहार की जेल व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने एक साथ 30 जेल उपाधीक्षकों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग की ओर से देर रात जारी अधिसूचना के बाद संबंधित अधिकारियों को बिना किसी विलंब के अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। हाल के दिनों में बेऊर जेल में हुई कार्रवाई के बाद इस बड़े पैमाने पर हुए तबादले को कारा प्रशासन में अनुशासन और व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। खान सर। चर्चित कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर आज यानी शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस की ओर से अपडेटेड केस डायरी अदालत में पेश कर दी गई। हालांकि अदालत ने इस पर तत्काल सुनवाई करने के बजाय केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय देते हुए अगली तारीख 30 जून तय कर दी। मुहर्रम के मातमी जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का कथित तौर पर वर्दी में तलवार लहराते और तलवारबाजी करते हुए वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने आम लोगों के बीच बहस छेड़ दी है कि जिन अधिकारियों के कंधों पर अमन चैन और कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही इस तरह के प्रदर्शन में नजर आए तो क्या संदेश जाएगा। DGP साहब ने सोशल मीडिया को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिसकर्मियों को वर्दी में रहते हुए किसी भी प्रकार की प्रचार गतिविधि में शामिल होने से बचने के लिए कहा गया है। बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई रफ्तार और नई पहचान देने की तैयारी शुरू हो गई है। विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और छात्रों को समय पर डिग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार नया विश्वविद्यालय कानून लाने जा रही है,
यह नया अधिनियम देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य राज्यों की बेहतरीन व्यवस्थाओं को आधार बनाकर तैयार किया जाएगा। पटना स्थित लोक भवन में शुक्रवार को राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इस पर सहमति बनी। करीब 1 घंटे चली बैठक में पठन पाठन, नामांकन, शिक्षकों की नियुक्ति, वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और डिजिटल व्यवस्था सहित कई अहम मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर भी मौजूद रहे। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 उज्बेकिस्तान की महिला नागरिकों को हिरासत में लिया है। मामला रक्सौल के हरैया थाना क्षेत्र स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है, जहां दोनों महिलाएं कथित तौर पर नेपाल जाने की कोशिश कर रही थीं। शुरुआती जांच में उनके भारत में अवैध रूप से रहने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई हैं। जानकारी के अनुसार कस्टम चौक स्थित मैत्री पुल के पास 47वीं वाहिनी एसएसबी के जवानों ने दोनों महिलाओं को संदिग्ध परिस्थितियों में एक ऑटो से नेपाल की ओर जाते समय रोका। पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बिहार में मानसून अब पूरी तरह एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी शनिवार को राज्य के 12 जिलों के लिए आंधी और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में हालात बेहद खराब हो सकते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई है। ऑरेंज अलर्ट जिन जिलों के लिए जारी किया गया है उनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई शामिल हैं। इन जिलों के लोगों को एहतियात बरतने, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। बिहार के जमुई शहर के पुरानी बाजार टाउन हॉल के पास ताजिया जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प हो गई। इस दौरान ईंट पत्थर चलने से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो। घायलों की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। घायलों में पुरानी बाजार के असलम अंसारी, राजू अंसारी और नाजिस आलम के नाम शामिल हैं, जिन्हें ज्यादा चोटें आई हैं। इसके अलावा कई महिलाएं और अन्य ग्रामीण भी आंशिक रूप से घायल हुए हैं। मेन जानकारी के अनुसार गोगाकुरा धोबियाकुरा गांव का ताजिया जुलूस बड़ी संख्या में लोगों के साथ उलाई नदी पार कर पुरानी बाजार टाउन हॉल से होकर गांधी चौक तक गया था। वहां अखाड़ा प्रदर्शन के बाद जुलूस वापस लौट रहा था। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने की प्रक्रिया के बीच भवन निर्माण विभाग से आवास का चार्ज, रजिस्टर और विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए सभी सरकारी सामानों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस संबंध में उनके सहायक ने विभाग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सरकारी आवास खाली करते समय विभागीय सामानों का सही मिलान हो सके और भविष्य में किसी प्रकार का विवाद या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए आवास में उपलब्ध सभी सरकारी सामानों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाए। बिहार सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों का अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के पास पत्र भेजकर 30 जून तक हर हालत में अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने पत्र में कहा कि शिक्षा विभाग भारत सरकार ने विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का 30 जून 2026 तक अपार आईडी निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसको देखते हुए राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक द्वारा 9वीं से लेकर 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का बोर्ड की परीक्षा के लिए होने वाले पंजीकरण में अपार आईडी और विद्यालयों का यूडाइस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आजाद बिंद हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जाने के दौरान पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने योगी सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें कार्यक्रम स्थल से लगभग 150 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। मुकेश सहनी ने कहा कि आजाद बिंद हत्याकांड में पीड़ित परिवार की बेटी पिछले 10 दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में अनशन और धरने पर बैठी है। उनका पहले से तय कार्यक्रम था कि वे परिवार से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे और न्याय की लड़ाई में उनका साथ देंगे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जिले में प्रवेश तक नहीं करने दिया। इंडिगो की एक फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को घंटों घुटन झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रांची जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट तकनीकी खराबी का शिकार हो गई।
खराबी के कारण विमान की उड़ान में देरी हुई और यात्रियों को करीब 3 घंटे तक विमान के अंदर ही बैठाए रखा गया। जानकारी के अनुसार इंडिगो की फ्लाइट 6E2614 दिल्ली से रांची के लिए निर्धारित समय पर उड़ान भरने वाली थी। टेक ऑफ से पहले विमान में तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद उसे रनवे की ओर जाने से रोक दिया गया। यात्रियों का आरोप है कि तकनीकी खराबी सामने आने के बावजूद उन्हें तुरंत विमान से बाहर नहीं निकाला गया। वे लगभग 2 से 3 घंटे तक बंद केबिन में बैठे रहे। इस दौरान विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम एसी भी काम नहीं कर रहा था, जिससे केबिन के अंदर उमस और गर्मी काफी बढ़ गई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीएमसीएच के प्राचार्य डॉ नरेंद्र प्रताप सिंह के आरोपों पर पलटवार किया है। विभाग के कुछ जरूरी कामों के सिलसिले में सचिवालय पहुंचे निशांत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बीते 23 तारीख को जब वे अचानक पीएमसीएच का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां के प्राचार्य अपने ऑफिस से नदारद मिले। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने प्राचार्य के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाने का आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण की जानकारी अस्पताल प्रशासन को पहले से थी। उन्होंने कहा, मैं वहां गया और वे उपस्थित नहीं थे। उन्हें पहले से खबर की गई थी कि मैं आने वाला हूं। यहां तक कि 22 तारीख की शाम 7 बजे अधीक्षक ने खुद प्राचार्य से फोन पर बात की थी और उन्होंने रहने की सहमति भी दी थी। मंत्री ने बताया कि इसके बावजूद भी प्राचार्य न तो स्वागत भाषण के समय मौजूद रहे और न ही धन्यवाद ज्ञापन के समय उपस्थित हुए। बाद में जब उन्हें फोन करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कॉल तक रिसीव नहीं किया। पटना, बिहार सरकार ने राज्य में अप्रैल 2016 में पूर्ण कफ सिरप बंदी लागू कर दी। इसके तहत बने कानून का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान बनाया गया। ऐसे एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि ब्रेन एनालाइजर टेस्ट किसी व्यक्ति के कफ सिरप सेवन का निर्णायक प्रमाण नहीं माना सकता है। कोर्ट ने एक 10 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी आदमी ने कफ सिरप का सेवन किया है, उसके रक्त और मूत्र की भी जांच होनी चाहिए। पटना, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन ने कहा कि केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में बिहार औद्योगिक विकास के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। पहली बार बिहार में अत्याधुनिक एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हो रही है, जो राज्य के युवाओं, स्टार्टअप, कारीगरों एवं लघु उद्यमियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर में एक्सटेंशन सेंटर की शुरुआत से तकनीकी सेवाएं अब केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पूरे बिहार के उद्यमियों तक पहुंचेंगी। पिछले कई वर्षों से लंबित सरकारी वकीलों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। आज पटना हाईकोर्ट में कार्यरत राज्य सरकार के सभी विधि पदाधिकारियों, अपर महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता, सरकारी वकील और स्थायी समापदेशक ने अपनी स्वेच्छा से अपना पद त्याग दिया। साथ ही कहा है कि अगर नई बहाली में उन्हें काम करने का फिर से अवसर दिया जाता है तो उसके लिए भी वे तैयार हैं। इसके पहले महाधिवक्ता एसडी संजय ने सभी विधि पदाधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न समस्याओं पर उनसे बातचीत की। महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि जल्दी ही नए सिरे से विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियुक्ति में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, महिलाओं को भी 33% स्थान दिया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगा। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर शुक्रवार शाम भोजपुर जिले के सहार प्रखंड में बड़ा प्रदर्शन हुआ। स्वर्ण अधिकार एकता मंच के बैनर तले कैंडल मार्च और प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मंच के प्रखंड अध्यक्ष अविनाश राय ने किया। सहार प्रखंड के करबासिन काली मंदिर से लेकर खैरा बाजार तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सभी लोगों के हाथों में मोमबत्तियां थीं। कई लोग भरत तिवारी की तस्वीर और पोस्टर लेकर भी पहुंचे थे। देश भर में अगर आप आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं तो पहले ताजा कीमत जान लेना जरूरी है। सरकारी तेल कंपनियों ने 27 जून 2026 के लिए नए रेट जारी कर दिए हैं। आज भी देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी पुराने रेट ही लागू हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसका असर अभी पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर नहीं पड़ा है। देश भर के लाखों फ्लैट खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और राहत भरा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि बिल्डर ने तय समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया
तो खरीदार कब्जा मिलने के बाद भी मुआवजे की मांग कर सकता है। केवल फ्लैट का कब्जा ले लेने से खरीदार का उपभोक्ता के रूप में अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने यह फैसला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के उस आदेश को रद्द करते हुए दिया जिसमें कहा गया था कि कब्जा मिलने के बाद खरीदार उपभोक्ता नहीं रहता और वो देरी के लिए मुआवजा नहीं मांग सकता। अदालत ने कहा कि यदि फ्लैट सौंपने में देरी हुई है तो उससे जुड़ा मुआवजे का अधिकार कब्जा मिलने के बाद भी बना रहता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।